तो एलिंगम डायग्राम तुम्हें क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया। हाँ, अब एक चीज और। अब देखना, जैसे मैंने तुम्हें कर्व्स दिए कुछ, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर, सही ना? डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के कर्व दिए, और तुम से कर्व दिए मैग्नीशियम या कैल्शियम ले लो, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये कर्व तुम्हें प्लॉट करने हैं। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, और से कॉपर, एच जी, कॉपर, एच जी, और ले लेते हैं ए जी। बस ये यही प्लॉट करने हैं, ए यू पी टी। ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होंगे? नीचे से स्टार्ट होंगे ज्यादा कि ऊपर से स्टार्ट होंगे? ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट मान लो, नीचे नेगेटिव है, ये नेगेटिव वाला पॉइंट मान लो। कर्व नीचे से स्टार्ट होंगे, ऊपर से स्टार्ट होंगे? किसका कर्व नीचे सबसे से नीचे नीचे। से स्टार्ट होगा? हाँ, किसका कर्व नीचे से सबसे। स्टार्ट होगा? कैल्शियम का। सर। यस, कैल्शियम। जल्दी से बता रहा हूँ यहाँ पे, कैल्शियम का कर्व नीचे, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, क्या समझ आ रहा है? फिर यस सर। आयरन, यही चलेगा कर्व ऐसे ही। फिर एस एन, फिर आ गया पीबी का कर्व, पीबी, फिर आ गया यही अगला, पीबी के बाद आ गया सी यू, ये है कैल्शियम से सी ए ओ, ये ए एल से ए एल टू ओ थ्री। और नेक्स्ट जो आया हमारा, जिंक से जेड एन ओ, उससे नेक्स्ट आ गया आयरन से एफ ई ओ। रिएक्टिविटी सीरीज सबने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है 11वीं क्लास में याद कराई थी तुम्हें पूरी, उससे भी देख सकते हो। यहाँ पे टिन से एस एन ओ, मेटल से मेटल ऑक्साइड के कर्व, पीबी से पीबीओ, उसके बाद आ गया सी यू से सी यू या सी यू टू ओ, और नेक्स्ट आ गया एच जी से एच जी ओ। और गोल्ड और प्लेटिनम सबको पता नोबल मेटल है, तो उनके कर्व और ऊपर हो जाएंगे, इनके कर्व और ऊपर हो जाएंगे। क्या समझ आ गए कर्व्स की नहीं? एलेंगन डायग्राम के कर्व्स, जितने भी मेटल ऑक्साइड के कर्व हैं सब ऊपर से बनेंगे। क्या समझ आ गया है? यस यस सर। सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, मैंने बोला सल्फर से SO2 बन रहा है, इसका कर्व कैसे बनेगा? सल्फर से SO2 बन रहा है, इसका कर्व कैसे बनेगा? इसका जो कर्व है ना, इस तरह से जाता है, ध्यान देना, अलग से बना रहा हूँ उसको। इसका कर्व इस तरह से जाता है, यहाँ से S से SO2, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जाएगा कि नहीं है? यस सर। सल्फर सॉलिड प्लस O2, हाफ में, हाफ नहीं, प्लस O2 क्या देगा इक्विलिब्रियम में? SO2, SO2 गैस ये, गैस ये, जैसे C से CO2 था, ऐसे ही सल्फर से SO2 होगा कि नहीं? तो डेल्टा S इसका जीरो ही होगा ऑलमोस्ट। यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ गई कि नहीं है? यस सर। यानी सल्फर की ऑक्सीजन की तरफ टेंडेंसी ठीक ठाक है कि नहीं? लेड से थोड़ा ऊपर ही है ना इस टेम्परेचर के बाद? है ऊपर कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इस वजह से सल्फर जो है वो ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ लेगा, इन कंपैरिजन टू लेड, लेड के ऊपर कॉपर, कॉपर के ऊपर Hg। तो तुम्हें ध्यान होगा, सेल्फ प्रोडक्शन मैंने तुम्हें बताया था, तीन मेटल्स का जो हम ज्यादातर करते हैं, पीबीएस था, पीबीएस है, और तुम्हें अगर इसके अंदर ऑक्सीजन डाला, है ना, ऑक्सीजन डाला रोस्टिंग की इसकी, तो सल्फर जो है इस ऑक्सीजन को पकड़ेगा कि नहीं, इन कंपैरिजन टू लेड? यस सर। पकड़ ले। पीबी, हाँ, बनता क्या है, पीबीओ प्लस SO2, पकड़ लिया ना इसको, और पीबी के साथ पीबीओ जुड़ गया। पार्शियल रहता है ना, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन डालते थे, याद होगा तुम्हें, यस सेल्फ सर। प्रोडक्शन बताया था और मैंने CO तुम्हें। टू होगी और अबाउट CO और CU। हाँ बिल्कुल, HGB और CUB, पीबीएस बचा, पीबीओ बना, दोनों मिलकर के लेड बना देंगे, और SO2। क्या समझ आ गया? यस सर। कोई डाउट?
आगे समझ के नहीं है? इसे हम Yes, क्या sir. बोलते थे? Yes, सेल्फ sir. रिडक्शन। इसे सेल्फ रिडक्शन बोलते थे। और ये तीन ही मेटल लिखे हैं मैंने, CuHgPb, CuHgPb, याद होना चाहिए। इसी का क्वेश्चन आता है पेपर में हमेशा। है क्यों होंगे पंजाब करके याद कर लो, एक स्टोरी भी थी छोटी सी, लेकिन अभी यहाँ तो ऐसे ही याद कर लो। CuHgPb, ये याद होना चाहिए तुम्हें, कि इनका सेल्फ रिडक्शन या ऑटो रिडक्शन होता है। और क्यों होता है वो मैंने यहाँ तो बता दिया, क्योंकि एस की टेंडेंसी ऑक्सीजन की तरफ थोड़ी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दीज मेटल। इसलिए एस जो है ऑक्सीजन को पकड़ेगा और बन जाएगा SO2। इसलिए ऐसा होता है, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन जब सप्लाई करते हैं। तो सेल्फ रिडक्शन इन तीन मेटल्स का होगा। क्या समझ आ गया सबको? एक एक चीज इसमें ना बोल के देख लेना जरूर, एलिगेंट डायग्राम की इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जरूर बोल के देख लेना, नहीं तो नहीं सीख पाओगे इसको। जिसका कर्व नीचे, उसका मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को, जैसे आयरन जो है SNO को रिड्यूस कर सकता है, जिंक जो है FeO को रिड्यूस कर सकता है। जिसका कर्व नीचे, उसका मेटल ऊपर वाले के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। क्या समझ आ रहा है कि नहीं? और कई बार अगर प्रोसेस फिजिबल नहीं है तो हम कहेंगे इकोनॉमिकल नहीं है, कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है इससे, इसलिए। क्या समझ आ रही है बातें कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको पढ़ना, एलिगेंट डायग्राम पूरा डिटेल में मैंने ले लिया, इसको पढ़ना सिखा दिया तुम्हें, इसकी लिमिटेशन बता दी है। कैसा भी क्वेश्चन आया तुम कर लोगे अब इसको, है ना? क्वेश्चन भी तुम्हें तीन चार एग्जांपल दे दिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसका। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करा दिया है और प्लस क्वेश्चंस भी करा दिए। ये एलिगेंट डायग्राम खत्म हो गया है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, ब्लास्ट फर्नेस। चेक कर लेना, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ नीट में और IIT एडवांस मेंस में सब। ब्लास्ट फर्नेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। मेन और आयरन का सबको पता है Fe2O3 होता है, पता होना चाहिए। और हेमेटाइट और है, आयरन की स्टेट +3। इसके साथ ज्यादातर इंप्योरिटी आती है Fe3O4 की, मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट है, इंप्योरिटी आती है। तो एक और होता है आयरन का, वो होता है FeCO3 सिडराइट और। सिडराइट और भी आयरन का ही है। इसके अलावा होता है FeS2 आयरन पायराइट्स। आयरन पायराइट्स ये भी इसी का है। और एक और था Fe2O3.3H2 लिमोनाइट। लिमोनाइट ये सब मैं तुम्हें बता चुका हूं पहले। लिमोनाइट ये भी और है इसका, आयरन का। मेन और जो है हेमेटाइट है, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया हुआ, ये हेमेटाइट और। तो ब्लास्ट फर्नेस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम ओर से आयरन को बाहर निकालेंगे और ओर लेंगे हम हेमेटाइट, इंप्योरिटी आएगी मैग्नेटाइट की। तो हेमेटाइट ओर लिया, ये ब्लास्ट फर्नेस है, ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा। ये इस तरह से ब्लास्ट फर्नेस, यहाँ से हॉट एयर पास करेंगे, इसलिए नीचे की तरफ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। यहाँ पे कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट गैसेस जो है बाहर निकलेंगी। और यहाँ पे आएगा तुम्हारे पास मोल्टन आयरन, और उसके ऊपर स्लैग। स्लैग उसके ऊपर आएगा, डेंसिटी कम होती है, तैरेगा ऊपर। देखो उधर, यहाँ पे पहले तो इसका चार्ज क्या क्या है। इसका चार्ज क्या क्या है, ऊपर से हम डालेंगे हेमेटाइट और Fe2O3, साथ में डालेंगे हम कोक, साथ में डालेंगे हम लाइमस्टोन। ये तीन चीजें इसका चार्ज है। Fe2O3 प्लस C प्लस CaCO। Fe2O3 तो डालना ही है, इससे तो मेरे को आयरन मिलना है, इसलिए ये तो डालेंगे डालेंगे Fe2O3। लाइमस्टोन डाला है, इट विल एक्ट एज फ्लक्स, इट विल एक्ट एज फ्लक्स। कार्बन डाला है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, मेन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा CO। मेन रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा CO। तो देखो उधर, अब इसके अंदर रिएक्शंस क्या क्या होंगे। और ध्यान रखना इधर, यहाँ पे MgO की लाइनिंग कर रखी है इसके ऊपर। ब्लास्ट फर्नेस जो है ना, इधर MgO की लाइनिंग कर रखी होती है, MgO या CaO की। MgO या CaO की लाइनिंग कर रखी होती है, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 2000 3000 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इस पे ये जो मटेरियल है विथस्टैंड नहीं कर पाएगा था टेम्परेचर। तो MgO और CaO, दे आर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स। ये क्या होते हैं? रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स विच कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर। तो इसकी लाइनिंग लगा रखी थी फर्नेस के ऊपर। MgO and CaO, they are known to be refractory material, that is they can withstand high temperature. So therefore blast furnace is coated with such materials. तो ये तुम्हें ध्यान रखना इसके अंदर। अब
क्या होगा, Fe2O3 डालते हैं पाउडर की फॉर्म में। Fe2O3 होता है पाउडर की फॉर्म में होता है, और पाउडर की फॉर्म में, और ये मान लो 7-8 जैसे 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग होती है ना, इतना बड़ा ब्लास्ट फर्नेस है, ऊपर से डालते हैं इसको। तो इस Fe2O3 को नीचे, क्योंकि ये पाउडर की फॉर्म में है, तो इस ब्लास्ट फर्नेस में आने में इसको घंटों लग जाते हैं। नीचे आने में इसको बहुत टाइम लगता है, मतलब 8-10 घंटे तक, मान लो कितने घंटे लग जाते हैं इसको नीचे आने में। कोयला जो है, ये कोयला डाला हुआ है कार्बन, ये आता है तेजी से नीचे, और तेजी से जब नीचे आएगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर का ब्लास्ट पास कर रहे हैं, हॉट एयर का ब्लास्ट पास कर रहे हैं, ठीक है ना। 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पे। तो हाई टेम्परेचर यानी इस 1800 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, इसे बोलते हैं कंबशन जोन। कंबशन जोन जो कि 1800 से लेकर, याद कर लेना साथ साथ अभी, 2000 डिग्री सेल्सियस तक, 1800 से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक सी जो है ये कंबाइन करेगा O2 के साथ, फॉर्मिंग CO2। और रिएक्शन होगी हाईली एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच होगा नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, याद रखना ये लाइन। डेल्टा एच नेगेटिव है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और CO2 जो है हाई टेम्परेचर पे, सबको पता है CO2 जो है वो कार्बन के साथ और कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा को कार्बन मोनोऑक्साइड। डेल्टा एच होता है इसका पॉजिटिव, टेम्परेचर इसलिए फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। हाई टेम्परेचर पे क्या बनता है, सी से CO बनता है, तो इसलिए सी से CO ही बनाया मैंने यहाँ। हाई टेम्परेचर पे सी से क्या बनेगा, CO। तो ये 1800 से लेके 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये दो रिएक्शन होती है, चाहो तो दोनों रिएक्शन को ऐड करके देख लो। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, C प्लस हाफ O2 गिव्स CO, या 2C प्लस O2 गिव्स 2CO। और नेट रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा एच नेट नेगेटिव ही होता है, डेल्टा एच नेगेटिव। क्या कंबशन जोन क्लियर हो गया, ये कंबशन जोन क्लियर हो गया। यस सर। एक बार हैंड से, चलो ये सबको क्लियर हो गया, मैं मान रहा हूँ ये। अब CO गैस बन गई है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ा, कहाँ टेम्परेचर कम हुआ, मैंने बता दी तुम्हें। CO गैस बनी, अब गैस जो है ऊपर उड़ करके ऊपर आएगी। जो CO गैस बनी यहाँ पे, वो गैस ऊपर जाएगी, और ऊपर उसको क्या मिल जाएगा, Fe2O3 पाउडर फॉर्म में। ऊपर CO गैस तो जल्दी बन जाएगी, ऊपर से Fe2O3 आ रहा है, तो ऊपर उसको क्या मिल जाएगा, हेमेटाइट ओर। तो ये हेमेटाइट ओर को CO गैस जो है रिड्यूस कर देगी। यहाँ पे आता है रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन ये मानो टेम्परेचर होता है 300 से लेके, अप्रोक्सीमेशन है ये, 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब 500 550 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है, 500 550 केल्विन के आसपास का, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाता है यहाँ पे रिडक्शन जोन में। Fe2O3 जो है वो CO से रिड्यूस होकर के पहले बनता है Fe3O4 मैग्नेटाइट प्लस CO2, आगे भी फर्दर रिड्यूस होता है ये, Fe3O4 प्लस CO gives FeO प्लस CO2, gives FeO प्लस CO2। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। ये हुआ रिडक्शन जोन में, ये यही इतना, इस टेम्परेचर जोन में 300 से लेके 600 के बीच में यहीं तक हो सकता है रिडक्शन। FeO से Fe मत बना देना इसमें, 300 से 600 में यही होगा, FeO बन पाएगा। +3 स्टेट थी आयरन की, यहाँ पे +8/3 थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, फिर थोड़ा और रिड्यूस हो गया, क्या बन गया, Fe+2। रिडक्शन जोन क्लियर हो गया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट ज्यादा है, ये ज्यादा पूछी जाती है। 500 केल्विन के, 550 केल्विन के आसपास क्या रिएक्शन होगी, क्या क्लियर हो गया ये रिडक्शन जोन, याद करना साथ साथ इसको। अब नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 600 से 800 के बीच में, यानी यहाँ पे जो लाइमस्टोन डाला है 600 से 800 के टेम्परेचर के पास, ये टूट जाएगा। यहाँ पे होगा स्लैग फॉर्मेशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन 600 से 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जो CaCO3 है ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2 के अंदर, स्लैग फॉर्मेशन जोन, ये फ्लक्स है यहाँ पे। CaCO3 acting as flux here. CaCO3 will dissociate to form calcium oxide and CO2 in the temperature range 600 to 800 डिग्री सेल्सियस।
अब CaO जो है, ये फ्लक्स है बेसिक, कंबाइन करेगा एसिडिक इंप्योरिटी के साथ, मेन इंप्योरिटी SiO2 सैंड यानी जो मिट्टी वगैरह होगी, और बना देगा कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट, और ये जाके ऊपर यहाँ पे फ्लोट करेगी। स्लैग जो है इसकी डेंसिटी कम होती है मोल्टन मेटल से, ये इट विल फ्लोट ओवर द मोल्टन मेटल, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। ये क्या बन गया? कैल्शियम सिलिकेट, 600 से 800 के बीच में। अब एक लास्ट जोन जो है फ्यूजन जोन है, इससे टेम्परेचर थोड़ा वेरिएबल होता है। फ्यूजन जोन, फ्यूजन जोन तुम्हें पता है, FeO मिल गया यहाँ पे, FeO मिल चुका है यहाँ पे। अब ये FeO तुम्हें याद है, मैंने अभी कराया एलिगम डायग्राम। FeO किससे रिड्यूस होगा, C से कि CO से? FeO किससे रिड्यूस होगा, C सर से कि सीओ CO से, से? FeO दोनों से से, होगा। अभी बताया दोनों से मैंने। हो जाएगा। नहीं, दोनों से होगा, वो हाई टेम्परेचर दोनों में से है। हो जाएगा। हाँ, ZNO सिर्फ एक से हुआ था, FeO दोनों से हो जाएगा। FeO प्लस C, Fe प्लस CO, FeO प्लस CO गिव्स Fe प्लस CO2। ये हुआ यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे, कार्बन कार्बन कब होता है अच्छा रिड्यूसेंट, हाई टेम्परेचर पे। ये हुआ लगभग मान लो 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्यूजन जोन में, और ये हुआ यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्या समझ आ गया कि नहीं? Fe प्लस CO आ जाए, CO2 आ जाएगा। यस सर। ये आठों रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं इसकी? ये हुई है आयरन की एक्सट्रैक्शन यहाँ पे, ये आठों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को याद हो गई है कि नहीं? यस सर। यस सर। गर्व को, अर्जुन को, और किसी को ये बोल के देखना मन में जरूर, ये याद होनी चाहिए, रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थोड़ा सा ब्लास्ट फर्नेस की फिगर को दिमाग में लेके आना। नीचे बना CO गया ऊपर उड़ के, उसने Fe2O3 को रिड्यूस कर दिया FeO में, फाइनली FeO में, पहले Fe3O4, फिर FeO, और फिर FeO जो है वो रिड्यूस होता है किससे, C से भी और CO से भी। और स्लैग फॉर्मेशन, जो इंप्योरिटीज हैं कुछ हद तक यहाँ पे हट जाएंगी, CaCO3 डालेंगे, CaO बनेगा। CaO जो है वो सिलिका के साथ कंबाइन करके, CaO बेसिक फ्लक्स, SiO2 एसिडिक इंप्योरिटी, कंबाइन करेंगे कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। कैल्शियम सिलिकेट स्लैग होता है, और ये फ्लोट करेगा ओवर द मोल्टन आयरन, ओवर द मोल्टन। अब ये जो आयरन मिला है यहाँ पे ध्यान देना, ये आयरन जो मिला है यहाँ पे, ये होता है पिग आयरन। ये सबसे इंप्योर फॉर्म मानते हैं आयरन, पिग आयरन कहते हैं इसको, मोस्ट इंप्योर फॉर्म ऑफ आयरन, 95% प्योर होता है, 95%। पिग आयरन मोस्ट इंप्योर फॉर्म आयरन की, क्योंकि इसके साथ कार्बन की इंप्योरिटी ज्यादा आती है, क्योंकि इसके साथ कार्बन की इंप्योरिटी ज्यादा आती है। पिग आयरन जो है, इसके अंदर 4% के आसपास कार्बन होता है, और कार्बन ज्यादा तो हार्ड, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4% कार्बन आता है इसके अंदर, इसलिए पिग आयरन सबसे हार्ड होता है। पिग आयरन क्या होता है, हार्ड होता है। वैसे प्योर आयरन सॉफ्ट होता है, इसके अंदर कार्बन की इंप्योरिटी आती जाएगी तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी। कार्बन सबको पता है बहुत हार्ड होता है। और उसके बाद जब इसके अंदर हम हॉट एयर का ब्लास्ट पास करते हैं, तो एयर अपने साथ किसको उड़ा, सी को, मैक्सिमम सी इससे वॉश आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो अब आयरन आता है उसे बोलते हैं कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, और साथ में CO। और अब कास्ट आयरन के अंदर, कास्ट आयरन की पाइप सबको पता यूज होती है। कास्ट आयरन जो है इसके अंदर 3% कार्बन होता है, 3% कार्बन कास्ट आयरन के अंदर। और रॉट आयरन होता है प्योरेस्ट फॉर्म, ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, 0.2%, 0.1%, 0.5% लास्ट, इतना कार्बन होता है इसके अंदर, रॉट आयरन के अंदर। क्या क्लियर हो गया है? यस सर। और कास्ट आयरन होता है 98% तक प्योर। अब एक एक तो यहाँ भी तुम्हें बता दिया मैंने, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन में क्या डिफरेंस। पिग आयरन के अंदर 4% कार्बन, कास्ट आयरन के अंदर 3% कार्बन, रॉट आयरन में 0.2 0.3% कार्बन, और इनकी प्योरिटी बता दी मैंने तुम्हें। अब एक क्वेश्चन हो रहा था कि कास्ट आयरन से स्टील कैसे बनेगा। तुम्हें पता है आयरन से ही स्टील बनता है, आयरन प्लस कार्बन मिलते हैं तो स्टील बनता है।
और इसके साथ रिक्वायर्ड एलॉइंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, ताकि उस स्टील की हार्डनेस, मतलब किस तरीके का स्टील चाहिए हमें, सही ना, किस तरीके का हमें स्टेनलेस स्टील चाहिए, जो ब्लेड्स वगैरह में यूज होता है, पतला सा ब्लेड बनता है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, उस तरीके का स्टील चाहिए, या फिर स्टील की रॉड्स बनती है वो चाहिए स्टील, वो डिपेंड करेगा किस टाइप का स्टील चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड एलॉइंग एलिमेंट्स मिक्स करते हैं, जैसे क्रोमियम और मैंगनीज। मैंगनीज ज्यादातर तब ऐड करते हैं जब हमें हार्डनेस ज्यादा चाहिए, हार्डनेस अगर ज्यादा चाहिए तो मैंगनीज को मिक्स करते हैं। तो कास्ट आयरन जो है, ध्यान देंगे, कास्ट आयरन से स्टील कैसे मिलेगा, इसमें अगेन हॉट एयर का ब्लास्ट पास करेंगे और ज्यादा, तो उससे क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, हॉट एयर का ब्लास्ट पास करेंगे तो कार्बन की परसेंटेज और कम हो जाएगी, कार्बन की परसेंटेज और कम हो जाएगी, जैसे सी था, ये CO2 बन के उड़ सकता है, सिलिकॉन अगर पड़ा होगा, मिट्टी वगैरह अगर है तो SiO2 बन के, Mn अगर है, मैंगनीज की इम्प्योरिटी है तो MnO, और इसके अलावा P4 फॉस्फोरस की इम्प्योरिटी है तो P4O10, आर्सेनिक की इम्प्योरिटी है तो AS4O10 करके, है ना, AS4O10। इस तरह से डिफरेंट इम्प्योरिटीज होंगी, वो एस्केप कर जाएंगी, सही ना, वो डिफरेंट इम्प्योरिटीज एस्केप कर जाएंगी, और जैसे जो बेसिक है जैसे MnO और SiO2, ये दोनों कंबाइन भी कर सकते हैं आपस में, MnSiO3 बना देंगे, जैसे CaSiO3 बना था ऐसे MnSiO3 बन जाएगा। ये सीमेंट वगैरह में भी यूज होता है, ये सीमेंट में यूज होता है। और P4O10 जो बना, ये एसिडिक इम्प्योरिटी है, ये CaO के साथ कंबाइन कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, IIT एडवांस में पूछी हुई है, P4O10 जो है CO के साथ कंबाइन करके बना देता है Ca3PO4 होल ट्वाइस। Ca3P4O10 मतलब H3PO4 है, और CaO मतलब CaO होल ट्वाइस, दोनों रिएक्ट करेंगे, बनेगा Ca3PO4 होल ट्वाइस, जिसको हम कहते हैं थॉमस स्लैग, ये स्लैग ही तो परफेक्ट। था, नाम दे रखा है थॉमस स्लैग, और फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, थॉमस स्लैग यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, ये पूछा हुआ है IIT एडवांस में, थॉमस स्लैग का फॉर्मूला। तो इस तरह से कास्ट आयरन जो है, इसमें आयरन की परसेंटेज और ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ में हम इसके अंदर क्या मिक्स कर देंगे, डिजायर्ड अमाउंट में क्रोमियम या निकल या मैंगनीज, रिक्वायर्ड एलोइंग एलिमेंट्स मिक्स करेंगे, ताकि हमें स्टील मिल जाए, हमें जिस क्वालिटी का हमें स्टील चाहिए। क्या क्लियर हो गया पूरा? यहाँ पे हमने क्या सीख लिया, पिग आयरन से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से स्टील कैसे बनाते हैं, आयरन की कैसे एक्सट्रैक्शन होगी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर, वो सब सीख लिया हमने इसके अंदर। किसी को डाउट कोई? ये तुम हम्म। मन में बोल के देखोगे ना पूरा, तो तुमसे आसानी से हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस है, ऊपर से हमने क्या क्या फेंका, और प्लस कोक प्लस लाइमस्टोन, कोयला तेजी से नीचे आएगा हॉटर जगह ब्लास्ट जहाँ पे है, क्योंकि और तो बहुत धीरे धीरे आएगा, उसमें 7-8 घंटे लग जाएंगे नीचे आने में। तो C+O2 बनाएगा, CO2 में C डाला, क्योंकि CO बनता है हाई टेम्परेचर पे, तो CO बन जाएगा, वो CO रिड्यूस कर देगा Fe2O3 को FeO के अंदर, वाया Fe3O4। उसके बाद CaCO3 जो है 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस में टूटेगा CaO प्लस CO2 में, CaO कंबाइन कर जाएगा मेन इंप्योरिटी सिलिका के साथ, बनाएगा स्लैग, जो मोल्टन आयरन के ऊपर फ्लोट करेगा। और FeO जो है वो रिड्यूस हो सकता है Fe में, किससे, सी से भी और CO से भी, सी अगर लेंगे तो हाई टेम्परेचर, CO लेंगे तो लो टेम्परेचर। तो इस तरह से फिर आगे पिग आयरन से कास्ट आयरन, कास्ट आयरन से स्टील, ये बन जाएगा इस तरीके से। और पूरी प्रिपरेशन हमने कर ली यहाँ पे आयरन की, नेक्स्ट आयरन एक्सट्रैक्शन हो चुकी है यहाँ पे। और आयरन को प्योरीफाई जो करना था हमें, इसको वैसे ही मैंने पूछा तुमसे, इसको प्योरीफाई करने का तरीका क्या होगा, बोलो। पहले तो ये मैंने और दिया तुम्हें, तो पहले तुम इसे कंसंट्रेट करोगे, पहले से कंसंट्रेट करोगे, तो कंसंट्रेट करने का तरीका क्या है इसका। अच्छा, पहले तो कार्बन मोनोऑक्साइड पास कर देंगे, फिर वो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ और में मैंने 4 तरीके बताए हैं, वो 4 तरीके क्या है, नहीं याद किसी को भी, लेविगेशन और और एक तो ग्रेविटी सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, वॉशिंग, बहुत हाइड्रोलिक अच्छे, वॉशिंग, मैग्नेटिक और सेपरेशन कर देंगे इसमें, लास्ट ट्रांसपोर्टेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, आयरन का हो रहा है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे तो कुछ इंप्योरिटीज दूर हो जाएंगे, Fe2O3 बन जाएगा, और मान लो इसके बाद वाटर आ रहा है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, क्या करेंगे इसमें, कैल्सिनेशन की रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन। क्या करेंगे इसमें, हाँ कैल्सिनेशन कर देंगे इसके अंदर, कैल्सिनेशन कर देंगे तो Fe2O3 मिल जाएगा, और उसके बाद तुम्हें पता ही है कि इससे हमने आयरन कैसे निकाला।
पहले FeO बना, तो उसके बाद Fe, फिर इसके बाद इससे कास्ट आयरन, स्टील, वो सब बनाया इसके बाद। क्या समझ आ गई आयरन की एक्सट्रैक्शन पूरी? यस यस। सर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन करेंगे। नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन कॉपर की। कॉपर की एक्सट्रैक्शन ये होती है CuFeS2। कॉपर की एक्सट्रैक्शन CuFeS2, कॉपर पाइराइड्स। कॉपर पाइराइड्स। अब इसको साफ कैसे करेंगे? इसको साफ कैसे करेंगे? जैसे फ्रॉथ से कर लेंगे। हाँ, इसको फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, क्योंकि सल्फाइड हो रहा है, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से इसको साफ करेंगे। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस से इसको साफ करेंगे, तो CuFeS2 जो है प्लस O2 क्या बनाएगा? Cu2S प्लस FeS प्लस SO2। ध्यान रखना, FeS जो है ये बनता नहीं है, ये FeO में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि O2 डाला हुआ है ना, और आयरन की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है ऑक्सीजन की तरफ, तो FeS जो है FeO में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बना। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, कॉपर मैट क्या होता है? कॉपर मैट या कॉपर मैटे, वो ये है, कॉपर मैटे। नोट कर लेंगे एक बार। कर लिए नोट? यस सर। तो ये कॉपर मैटे बन गया यहाँ पे। अब इसके अंदर हमें पता है, मेरे को कॉपर की एक्सट्रैक्शन तो बहुत आसानी से हो जाती थी ऑटो रिडक्शन से, याद है कि नहीं है? यस सर। यस एफईएस सर। एफईएस में O2 डाला, FeO प्लस SO2, और FeO जो है ये बेसिक इंप्योरिटी है। ये तो इंप्योरिटी है ना इसके अंदर, कॉपर मेटे के अंदर इंप्योरिटी क्या है? FeS आयरन की इंप्योरिटी है ना। Cu2S होता है 98% के आसपास, कॉपर का हो रहा है ना, तो Cu2S होता है 98% के आसपास। सही है। तो FeO तो इंप्योरिटी है, FeO बेसिक इंप्योरिटी है, ये गैंग पार्टिकल है इधर, गैंग और मैट्रिक्स। तो इसमें हम डाल देंगे SiO2, तो क्या मिल जाएगा? FeSiO3, फेरस सिलिकेट। और आप उसके बाद लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन पास करेंगे, तो क्या मिल जाएगा? Cu2O ढंग से लिखना बिल्कुल इसको, Cu2O मिल जाएगा प्लस SO2, और Cu2S बचा हुआ है, Cu2O तो बना सी ओ है, टू और दोनों सी ओ टू कंबाइन करेंगे। बन जाएंगे तो हाँ हाँ, CO ये तो सी ओ सेल्फ बन रिडक्शन वाली जाएगा। रिएक्शन ही है ना। Cu2 क्या समझ आ गया? यस सर। तो बस ये काम जो है ना, ये 5 रिएक्शन है इसके अंदर, नोट कर लिए 5 रिएक्शन। यस सर। यस सर। बस ये ध्यान, हाँ ये ध्यान रखना है, ये जो कॉपर मिलता है इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर कहते हैं, 98% प्योर होता है। 98% प्योर होता है, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर्ड कॉपर। क्यों ब्लिस्टर? मतलब जैसे मानो इस तरह से ऐसे आता है इस फॉर्म में, जो कॉपर मिलता है ना, ये ऊपर लेयर ऐसे होती है, लेवल बराबर नहीं होता। क्यों? क्योंकि अंदर SO2 गैस फंस जाती है। जब SO2 गैस फंस गई है तो ये ऊपर आने की कोशिश करेगी कि नहीं? तो बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस इज देयर फॉर कॉपर। बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ SO2 गैस, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होगा कॉपर का। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। याद रहेगा ये, ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस यस सर। 98% प्योर कॉपर है। तो अब एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक तो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस तुम्हें बता दिया मैंने। अब एक बताऊंगा यहाँ पे, एक प्रोसेस होता है बेसिमराइजेशन, ये भी नोट कर लेंगे क्या है बेसिमराइजेशन। ये कॉपर और आयरन के लिए कैरी आउट करते हैं। क्या नोट कर लिया यहाँ तक पूरा? यस सर। चलो नोट कर लेंगे। प्रोसेस बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन ये कॉपर के लिए और आयरन के लिए होता है। रिफाइनिंग मेथड है, वन ऑफ द रिफाइनिंग मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बना देंगे पहले।
इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये बेसिमर कन्वर्टर है, ये बेसिमर कन्वर्टर है, इसके ऊपर कर देंगे सिलिका की लाइनिंग, सिलिका की लाइनिंग। सिलिका लाइन कन्वर्टर क्यों लिया, ये तुम सब आंसर दे सकते हो। सिलिका SiO2 की लाइनिंग क्यों की होगी? स्लैग बनाने के लिए। बहुत अच्छे अर्जुन। और इसके बाद यहाँ पे हॉट एयर का ब्लास्ट करेंगे, जो रोटेटर होता है, एक रोटेटरी होता है इस तरह से। ये घूमता रहता है, ये घूमता रहता है, ध्यान रखना इस चीज का। इसको ये रिजिड फॉर्म में होता है। और उसके बाद जब ऊपर से जब तुम बेसिमर कन्वर्टर के अंदर सिलिका की लाइनिंग रखी है, जो काम करेगी फ्लक्स का। ये काम करेगी किसका? फ्लक्स का। बस आगे की रिएक्शन तो तुम्हें पता है ना। इसी के अंदर क्या हो जाएगा बेसिमर कन्वर्टर में? सेल्फ रिडक्शन एंड स्लैग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। क्या हो जाएगा इसके अंदर? सेल्फ रिडक्शन एंड स्लैग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस इन दिस बेसिमर कन्वर्टर। रिएक्शन मैंने तुम्हें बता दी है कि नहीं? रिएक्शन हो जाएगी ना, FeO प्लस SO2 SiO2 गिव्स FeSiO3, फेरस सिलिकेट बन जाएगा। और Cu2O प्लस U2S क्या बना देगा? कॉपर। क्या समझ आ गया? यस सर। क्या क्लियर हो गया ये? तो ये बेसिमर कन्वर्टर के अंदर होता है। ये कहाँ होता है? बेसिमर कन्वर्टर के अंदर स्लैग फॉर्मेशन होगा इसके अंदर, और कॉपर बनेगा, और ये कॉपर बन जाएगा। अब ये कॉपर जो बना है ना, एक लाइन नोट कर लेंगे। ये कॉपर जो बना है, ये पूरी तरह से प्योर तो नहीं होता है। तो इसके अंदर इस कॉपर को साफ करने के लिए रिफाइनिंग ऑफ दिस ब्लिस्टर्ड कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ दिस ब्लिस्टर्ड कॉपर इज डन फर्स्ट बाय पोलिंग। फर्स्ट बाय पोलिंग, रिफाइनिंग का एक और मेथड है ये। फर्स्ट बाय पोलिंग, देन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, देन बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कार्बन रिडक्शन से नहीं होता, कार्बन रिडक्शन से नहीं हो पाता है CO2O का। कार्बन रिडक्शन से नहीं हो पाता है। हो सकता है कि CO2O और कार्बन दोनों सॉलिड है, हम यूज नहीं करते इसको, क्योंकि सेल्फ रिडक्शन ज्यादा बेटर चॉइस है ना। उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, उसमें कोई कॉस्ट नहीं लग रही, आपस में ही रिएक्शन होकर के कॉपर बन रहा है। बात समझ रही कि नहीं है? कार्बन रिडक्शन यूज नहीं करते इसके लिए, यस पता सर। लगे ना कॉपर के लिए। कॉपर के लिए कोई बोलेगा कि कार्बन रिडक्शन क्यों यूज नहीं करते, जबकि ये फिजिबल है, पॉसिबल है ये। क्या रीजन बोलेंगे? क्या रीजन होगा इसका? क्योंकि इसके लिए सेल्फ रिडक्शन ज्यादा ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कार्बन रिडक्शन के अंदर तो कार्बन कोयला तो यूज करेंगे, चाहे 15-20 रुपए किलो ही आता है, उसको यूज करेंगे हम। लेकिन इसके अंदर तो कोई कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है ना। तो कॉस्ट कट हो जाती है इसकी, रिड्यूसिंग एजेंट की। अब पोलिंग क्या होता है? अब इसको साफ करना है, कॉपर मिल गया ब्लिस्टर्ड कॉपर, इसको साफ करना है तो पहले पोलिंग करते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। पोलिंग क्या होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे पोलिंग क्या है? पोलिंग क्या है? कॉपर हो गया, जिसके साथ इंप्योरिटी आती है इसी की ऑक्साइड की, CO2। लेड हो गया, इसी के साथ इंप्योरिटी आती है PbO। इन दोनों को के लिए यूज करते हैं पोलिंग। इन दोनों के लिए यूज करते हैं पोलिंग। when metal contains impurity in the form of its oxide only, when metal contains impurity of its metal oxide, of its metal oxide, मेटल के अंदर उसी की ऑक्साइड की इंप्योरिटी आ जाए, ये यहाँ पे इंप्योरिटी, ये इंप्योरिटी है यहाँ पे। तो अब इसके लिए क्या करते हैं हम? जैसे मेटल है ये, कॉपर मेटल, यहाँ कॉपर मेटल है, ठीक है ना, कॉपर है यहाँ पे, तांबा जैसे कहते हैं। तो इसके अंदर हम फ्रेश वुडन पोल्स से, ध्यान रखना, फ्रेश वुडन, ग्रीन वुडन पोल्स होती हैं, ग्रीन वुडन पोल से स्टर करेंगे। ग्रीन वुडन पोल से इस कॉपर मेटल को अलोंग विद CO2O स्टर करेंगे, इसको एजिटेट करेंगे। तो उससे क्या होगा? उससे जो कॉपर की इससे पहले इस ग्रीन वुडन पोल से जैसे ही स्टर करेंगे, तो गैसेस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं, और मेनली CH4 गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करती है, और CO2O को कन्वर्ट कर देगी Cu के अंदर। साथ में CO2 प्लस H2, CO2 कह लो या CO कह लो, CO2 या CO और H2। क्या क्लियर हो गया? इस तरह से कॉपर मिलेगा इसके अंदर। क्या समझ आ गया? पोलिंग प्रोसेस क्या है?
यस पोलिंग सर। प्रोसेस समझ आ गया? सर इस पोलिंग वाले याद है सर? ये कॉपर कितना प्योर होगा, जो ये वाला पोलिंग इसमें समझे? प्योर हो जाता है वही 99.9% के आसपास, इसमें हो जाता है 99% के आसपास। फिर उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोलाइट की रिफाइनिंग करते हैं ना, ये मैं तुम्हें बहुत डिटेल में बताऊंगा इलेक्ट्रोलाइट की रिफाइनिंग कि इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाएंगे, प्योर कॉपर को कैथोड बनाएंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे जो कि मेटल सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे, साथ में कोई एसिड, और वो पूरा डिटेल दूंगा मैं तुम्हें, वो उसको छोड़ दो अभी। इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग को वो बहुत सारे मेटल्स के लिए करते हैं। पोलिंग समझ आ गया कि नहीं? व्हेन मेटल कंटेन्स इम्प्योरिटी ऑफ इट्स ऑक्साइड ओनली। और दो के लिए कॉपर, कॉपर के साथ इम्प्योरिटी आई CO2 की। लेड, लेड के साथ इम्प्योरिटी आई PbO की। इसको खत्म करने के लिए हम यूज करते हैं मेथड पोलिंग। फ्रेश वुडन पोल से स्टर करते हैं कॉपर को अलोंग विद इम्प्योरिटी, जिससे गैसेस प्रोड्यूस होंगी जैसे CH4 या C2H6। वो CH4 गैस इसकी ऑक्साइड को कन्वर्ट कर देगी किसमें, मेटल के अंदर। क्या समझ आ गया? यस सर। तो आज हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। चलिए, आज हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। क्या? एक तो एलिंगम डायग्राम, एक आयरन की एक्सट्रैक्शन और कॉपर की एक्सट्रैक्शन। समझ आ गया कि नहीं? ये तीन चीजें की हमने, जो आयरन की यस सर। एक्सट्रैक्शन, कॉपर की एक्सट्रैक्शन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो फिर भी कभी भी कोई कर लेगा, कॉपर की जो हमने एलिंगम डायग्राम पढ़ा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्रेश क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर रहा है? क्रेश, देखो पता, क्लासेस शुरू से ही अटेंड करोगे ना ढंग से तो ज्यादा फायदा होगा। क्लासेस मिस करोगे अभी से तो फिर दिक्कत है। इसलिए क्लास, ऐसा ना बच्चे कम है, नहीं तो मैं क्लास एक और लेता। मेरे को आगे भी कराना है, भी चैप्टर खत्म करना था ये। 3 या 4 क्लासेस का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। और साथ साथ याद करके मन में बोलते रहोगे तो ज्यादा फायदा होगा इसमें, है ना? कल भी हो सकता है मैं क्लास लूंगा एक। और फ्राइडे से तो तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड स्टेट, मेन चैप्टर जो है। वो भी सिलेबस में नहीं है। सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है कि सॉलिड स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आते हैं, है ना? सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन जरूर आएंगे पेपर के अंदर। तो वो 10th से स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा सॉलिड स्टेट चैप्टर, फिर सॉल्यूशन चैप्टर जो तुम्हारे कोर्स में। चलो उसको याद कर लेना ढंग से। अब हमें करना है जो इसके अंदर, जिंक की एक्सट्रैक्शन करनी है, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करनी है, टिन की एक्सट्रैक्शन करनी है। इसके अलावा मेथड करने हैं रिफाइनिंग के। 6 मेथड है रिफाइनिंग के जो हमें स्टडी करने हैं, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे। यहाँ तक पढ़ के रखना।